सो हेलो 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 ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? एम आई लाइव? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बताइए प्लीज। एम आई लाइव? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्पर्श, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग रवीश, गुड मॉर्निंग सीए एस्पिरेंट। क्या बात है। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, गुड मॉर्निंग भाती, तनिषा दत्ता, विधि बंसल, जानवी सलोनी, मरियम। मैं तो बहुत बढ़िया हूं भाई, आप लोगों की कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूं। आप लोग कैसे हो? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए। पढ़ाई कैसी चल रही है? इनकम टैक्स का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? रिवीजन वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग रिवीजन वीडियोस का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। आज की इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हर साल इंस्टीट्यूट एक काम करता है कि एग्जाम के कुछ महीनों पहले कुछ अमेंडमेंट्स लाता है जो नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल होते हैं, मतलब उस साल के नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो इस साल भी इंस्टीट्यूट ने लाया अमेंडमेंट की शीट, ठीक है, कुछ दिनों पहले, और आप लोगों के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल करवा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स है? इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो कुछ सर्कुलर्स आए सीबीडीटी के, कुछ नोटिफिकेशंस आए सीबीडीटी के, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने आपको यहां पर कुछ पढ़ने बोला है। ठीक है, सो ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि भाई जो भी आपको अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे वो आपको हम करवाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आगे जाकर अगर कुछ चेंजेस आते हैं, इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे कुछ अपलोड करता है, जो उनकी मटेरियल के अंदर है वो सब तो हमने कर लिया, उनके मटेरियल के अलावा अगर हमारे वेबसाइट पे अगर कुछ आता है तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही करने वाले हम लोग आज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सबसे पहला अमेंडमेंट यहां पर जो इन्होंने लाया है वो क्या है? वो कोविड से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। पहले कुछ अमेंडमेंट्स कोविड से रिलेटेड ही है। ये पहला अमेंडमेंट कोविड से रिलेटेड है, दूसरा अमेंडमेंट भी कोविड से रिलेटेड है। तो पहले कोविड से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आए, उस पर मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। ये शीट आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं मिल रही तो डोंट वरी, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? प्लीज बताइए, इजाजत दीजिए, शैल वी स्टार्ट? शुरू करें? यस बेटा, इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद द डिस्कशन। सबसे पहला यहां पर जो अमेंडमेंट आया है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में किसी को कोविड हो जाता है, ठीक है, ठीक है, किसी को कोविड हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। यहां पर मुझे कुछ फाइल खोलनी है, एक सेकेंड। सपोज यहां पर एक बंदा है मिस्टर ए, ये एम्प्लॉय है, और यहां पर XYZ लिमिटेड है, उसकी कंपनी है, एम्प्लॉयर। अब अगर एम्प्लॉय को कोविड हो गया या उसके घर वालों को कोविड हो गया, फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, तो कोविड किसको हो रहा है? पहले एम्प्लॉय को हो रहा है, दूसरा कोविड किसको हो रहा है? एम्प्लॉय के घर वालों को हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में से अगर किसी को भी कोविड होता है
और अगर एम्प्लॉयर इनका क्या करता है, खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर। तो सैलरी का चैप्टर अब सभी को पता है। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के लिए किसी भी किस्म का खर्चा करता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ पे एहसान कर रहा है, एम्प्लॉय के ऊपर एहसान कर रहा है, और वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या माना जाएगा, सैलरी माना जाएगा। तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कोविड का खर्चा कर रहा है, या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के घर वालों के लिए, एम्प्लॉयर की बीवी के लिए, एम्प्लॉय के बच्चों के लिए, एम्प्लॉय के माँ बाप के लिए, एम्प्लॉय के भाई बहन के लिए, उनके लिए कोविड का खर्चा कर रहा है, तो वो तो उनके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी माना जाएगा। तो क्या ये सैलरी उनके हाथ में टैक्सेबल होगी कि एग्जेम्प्ट होगी? तो सरकार ने बोला डोंट वरी, ये जो खर्चा कर रहा है ना एम्प्लॉयर आपके लिए, कोविड की बीमारी का खर्चा कर रहा है, कोविड की बीमारी का, तो वो हम एग्जेम्प्ट करवा देंगे सब्जेक्ट टू सम व्हाट कंडीशंस। आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये एम्प्लॉय कुछ कंडीशंस फुलफिल करता है तो ये पैसा आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अभी अपनी जिम्मेदारी वही बनती है देखना कि भाई ऐसी क्या कंडीशंस मुझे फुलफिल करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज बताइए। तो अभी मैं आपको बताता हूं इसको क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है, जरा गौर से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है। यहां से पढ़ रहा हूं मैं। Clause 2 of provision to section 17(2) inter alia provides that, inter alia का मतलब मैंने आपको क्लास में बताया था, among other things, any sum paid by employer in respect of any expenditure actually incurred by employee, तो खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय किसके लिए खर्चा कर रहा है? खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रहा है, ठीक है, खुद के बीमारी के लिए खर्चा कर रहा है, ओके, ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड, कोविड से रिलेटेड इलनेस के खर्चा करना है, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूसिट, वो परक्यूसिट नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वही कंडीशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। तो ये पैराग्राफ आपको क्या कहता है? अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर या एम्प्लॉय के घर वालों पर कोविड से रिलेटेड कोई बीमारी का खर्चा करता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूसिट नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। क्या कंडीशन है सर? चलो देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो कंडीशंस। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 90/2022 डेटेड 5 अगस्त 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कुछ कंडीशन। स्पेसिफाइड दैट फॉर क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ सच एग्जेम्पशन द एम्प्लॉय हैज टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द एम्प्लॉयर। तो अब जो एम्प्लॉय है उसको अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। क्या क्या भेजने पड़ेंगे? सबसे पहले कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, कि भाई आपको कोविड हुआ था या आपके घर वाले को कोविड हुआ था, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भेजो। पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए ना, नेगेटिव रिपोर्ट पे थोड़ी खर्चा करोगे। कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट भेजिए, ठीक है, और मेडिकल रिपोर्ट भी भेजिए। इफ clinically determined to be COVID positive through investigation in a hospital or in patient facility by treating physician of a person so admitted, ठीक है। देखो दो किस्म की रिपोर्ट भेजो। एक तो आप कोविड पॉजिटिव, देखो दो किस्म से हम अपना कोविड टेस्ट करवाते हैं। एक तो हम जाते किसी पैथोलॉजी में जाकर हम टेस्ट करवा लेते हैं और पॉजिटिव आ जाता है तो हम चुपचाप अपने घर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार, बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बुखार आ गई, खांसी आ रही है, तो हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कहां पर? हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए, वहां पर उन्होंने चेक किया, तो फिर हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट लेकर आओ, जाओ। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा आपको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर्स फॉर कोविड और इलनेस रिलेटेड टू कोविड सफर्ड विद इन 6 months ऑन द डेट ऑफ बीइंग डिटरमाइंड एज कोविड पॉजिटिव। तो कोविड पॉजिटिव होने के बाद के 6 महीने के आपके जो भी डायग्नोसिस है, मतलब जो भी आपने टेस्ट वेस्ट करवाया अपने जीवन में, ब्लड टेस्ट करवाया होगा, एक्सरे करवाया होगा, सिटी स्कैन भी कुछ लोग करवाते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स आप हमको ला कर दो, ठीक है। ये दूसरी चीज हमको चाहिए। तो पहले तो कोविड रिपोर्ट चाहिए, अगर हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, और उसके बाद में हमको आपसे सारे डॉक्यूमेंट चाहिए 6 महीने के बाद के। तो आज मुझे कोविड हो गया तो अगले 6 महीने में मैंने जो भी टेस्ट वेस्ट, जो भी डायग्नोसिस करवाया हो, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब का हमको रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्टिफिकेशन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। उसके बाद एक सर्टिफिकेशन चाहिए हमको, मतलब किसी डॉक्टर से सर्टिफाई करवा के आओ भाई ये सारे खर्चे हुए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड
or illness related to COVID-19 of the employee or any of his family members. So in short, गवर्नमेंट आपको बोल रही है कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए भाई अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आप पर या आपके एम्प्लॉय के घर वालों पर अगर कोई कोविड का खर्चा किया है, ट्रीटमेंट का खर्चा किया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस फर्स्ट पॉइंट? प्लीज बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बोलो। कांक्षी, रिद्धि, रविंद्र, विधि, उलाला क्या नाम है, आंशी, सी एस्पिरेंट, प्रिंस, तनिषा, स्पर्श, आकांक्षा, आंशी, बताइए, आर यू क्लियर? बताइए प्लीज। तो ये आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देने हैं सरकार को, ठीक है। अब अगला अमेंडमेंट भी कोविड पर ही है, ठीक है, कोविड पर ही है, लेकिन अब अगला अमेंडमेंट है विद रिस्पेक्ट टू आईएफओएस। इधर देखो जरा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बारीकी से सुनो, ठीक है। मुझे बताओ, कोविड का इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक इंसान हूं, मिस्टर ए, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है कोविड का इलाज करने के लिए, ठीक है। कोविड का इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है भाई। तो किसी ने मुझे पैसा दिया 1 लाख रुपए, किसी ने भी दिया, एक रैंडम पर्सन ने, वो कोई भी हो सकता है, एक रैंडम पर्सन ने मुझे 1 लाख रुपए दिया बेटा कोविड का इलाज करने के लिए, पैसा, मनी। मुझे बताओ, ऐसे केस में तो इनकम टैक्स वाले धर दबोचेंगे तुमको, क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताइए। 56(2)(10) आईएफओएस, गिफ्ट टैक्स बोलेंगे ना, गिफ्ट टैक्स लगा देंगे कि नहीं आपके ऊपर? 50,000 रुपए के ऊपर आप किसी से भी गिफ्ट नहीं ले सकते हो पूरे साल में। अगर लोगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बताइए। 50,000 के ऊपर अगर आप किसी से गिफ्ट लेते हो तो द आंसर इज यस। लेकिन अब कोविड के केस में गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है, ठीक है। इंसानियत थोड़ी तो दिखाना चाहिए इंसान को, लेकिन फिर से बोला है कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो क्या बोला है, चलो देखते हैं। 56(2)(10) बोलता है, ब्रिंग्स टू टैक्स एनी सम ऑफ मनी रिसीव बाय एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। किसी से अगर 50,000 के ऊपर पैसा लेते हो पूरे साल में तो आपको टैक्स भरना है, आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। लेकिन नीचे कुछ लोगों को अभी माफ कर दिया है। Clause 12 of the first proviso to 56(2)(10) provide that any sum of received by an individual from any person in respect of expenditure actually incurred by him on his medical treatment or treatment of any of his family member। तो मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए या अपने परिवार के किसी फैमिली मेंबर, सदस्य के ट्रीटमेंट के लिए किसी से पैसा लेता हूं तो उसको माफ कर दिया है। वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब वो कंडीशंस क्या है, बस उसी को बताने के लिए हम लोग ने ये लेक्चर रखा है। तो वो कंडीशंस ही गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया है, तो उसके अपने बारे में अपने को पढ़ना है। क्या कंडीशन है? देखो, पहले 2 कंडीशन है वो सेम है, जो ऊपर थे वही 2 कंडीशन है। जल्दी चेक करो, दिख रहा है? बोलो ना प्लीज यार, रिप्लाई कर दो ना प्लीज। वही कंडीशन है क्या नहीं है? अरे बोलिए। ऊपर वाले ही 2 कंडीशन है, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं है। चेक करो, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे मेडिकल डायग्नोसिस के, जो 6 महीने के अंदर आपने किए हैं अपने आपके टेस्ट। कोविड होने के बाद अगले 6 महीने में जो जिस किस्म के भी टेस्ट किए आपने, वो सारे टेस्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको सरकार को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये प्रूफ देना पड़ेगा। प्लस the details of the amounts so received in any financial year has to be furnished in prescribed form to the income tax department within 9 months from the end of such financial year or 31st December whichever is later। तो जितना भी पैसा आपको मिला, से किसी ने 2 लाख रुपए की मदद की, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई 2 लाख रुपए की मुझे मदद मिली है, और ये मदद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्म बनाया, उस फॉर्म को भर के देना है कि मुझे भाई ये 2 लाख रुपया जो मिला है वो मुझे मेरी कोविड की ट्रीटमेंट के लिए मिला है। वो एक तय समय के पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देना है फॉर्म भर के, ठीक है। तो ये बोलता है ये दूसरा अमेंडमेंट।
अब तीसरा अमेंडमेंट क्या है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ठीक है, कंप्लीटली नहीं बताया था क्योंकि कंप्लीटली तभी मुझे खुद को नहीं पता था कि ये क्या अमेंडमेंट है, लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीटली बता पाऊंगा क्योंकि अब आ चुका है। तीसरा अमेंडमेंट क्या है, सपोज मैं मिस्टर ए हूं बेटा, मुझे कोविड हो गया और कोविड के कारण मैं मर गया, तो याद है मैंने आपको आईएफओएस में पढ़ा है, अगर कोविड के कारण मैं मर गया तो मेरी बीवी को अगर कोई पैसा देता है, ठीक है, तो अगर मेरी बीवी को मेरा एम्प्लॉयर पैसा देता है, कौन देता है, एम्प्लॉयर, तो ये फुल माफ है, याद आता है, जाकर चेक करना आईएफओएस के अंदर। और कोई और पर्सन पैसा देता है, और पर्सन, तो बता सकते हो कितना माफ है, हाँ बता सकते हो कितना माफ है, तो 10 लाख रुपए तक माफ है। कितना माफ है, 10 लाख रुपए तक। तो पहला अससी कोविड के वजह से उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, अब कोविड के वजह से डेथ होने की वजह से उसके घर वाले को पैसा मिल रहा है, अगर एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है तो फुल माफ है, और अगर अदर पर्सन पैसा दे रहा है तो कितना माफ है, 10 लाख तक माफ है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा है क्लास में, अपनी बुक के अंदर भी लिखा है, आप चेक कर लेना। अब यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस यहां पर भी डाले जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, अगर आपको माफी चाहिए तो आपको कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर आगे क्लॉज 13 ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइड दैट एनी सम ऑफ मनी रिसीव बाय मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ अ डिजीज पर्सन, किसको रिसीव हो रहा है, मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ अ डिजीज पर्सन, मैं मर गया तो मेरी वाइफ को मिल रहा है, एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो विदाउट एनी लिमिट एग्जेम्प्ट है, कोई और पर्सन से मिल रहा है तो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, दिख रहा है आपको, वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, तो मेरी बीवी के हाथ में वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, बस कारण ये होना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ क्या होना चाहिए, कोविड-19, कॉज ऑफ डेथ कोविड-19 होना चाहिए, कुछ और कॉज नहीं होना चाहिए, कोविड की वजह से मृत्यु होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन और भी डाले सरकार ने कि 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, प्लस सरकार ने बोले कि कुछ और कंडीशंस हम नोटिफाई करेंगे, मुझे नहीं पता था वो कंडीशंस क्या होने वाले, ठीक है, तो अब वो पता चल गया मुझे कि वो कंडीशंस क्या होने वाले, कुछ और कंडीशंस हम नोटिफाई करेंगे। तो आपको क्या क्या देखना है, यहां पर कोविड के वजह से किसी की डेथ होती है तो फैमिली मेंबर को जो पैसा मिलता है वो माफ है, कितना माफ है, अगर एम्प्लॉयर से मिलता है तो पूरा माफ है, और एम्प्लॉई, और अगर एम्प्लॉयर को छोड़कर कोई और देता है, सरकार दे रही है, कोई ट्रस्ट दे रहा है, कोई एनजीओ दे रहा है, कोई दोस्त दे रहा है, तो वो 10 लाख तक माफ है। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, डेथ कोविड के वजह से होना चाहिए, और कुछ और कंडीशन सरकार ने बोली हम नोटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या कंडीशन सरकार ने और नोटिफाई की है। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 92/2022 डेटेड 5th of August 2022 स्पेसिफाइड द फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ और कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, कौन से कंडीशंस देखते हैं। द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 months ऑन द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। अब ये क्या भाई, ये क्या मतलब, एक तरीके से ठीक भी है, अगर मुझे आज कोविड हुआ और मैं 3 साल बाद मरता हूं तो फिर कोविड को तो दोष नहीं दे सकते हो ना, बोलिए ना बेटा, बताइए। तो डेथ कभी होनी चाहिए, कोविड होने के 6 महीने के अंदर, और फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड एज कोविड-19 केस, तो 6 महीने के अंदर कोविड की डेथ हो जानी चाहिए, ठीक है। फैमिली मेंबर से कुछ रिकॉर्ड मांगेंगे, परेशान करेंगे जीवन भर, मतलब अभी, मतलब एक इंसान का जीवन खराब हो गया है, उसका पति मर गया, लेकिन उसके बाद भी उसको थोड़ा तो परेशान करेंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्या परेशान करेंगे, उसकी वाइफ को बोलेंगे तेरे को कुछ रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, क्या, पति का कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट निकाल, ठीक है, उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकाल, डेथ सर्टिफिकेट निकाल, और डेथ सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए डेथ किस कारण से हुई है, कोरोना वायरस की वजह से हुई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज तो बोलिए। तो अगर ये कुछ एडिशनल कंडीशंस है सरकार ने अभी डाले हैं थ्रू अ नोटिफिकेशन। पहला कंडीशन, डेथ 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए कोविड के बाद। दूसरा, बीवी को क्या क्या डिटेल्स रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रिपोर्ट ढूंढ के निकाल के उसको कोविड हुआ था। दूसरा ये निकाल कि भाई उसका मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट क्या कहता है कि मरने का कारण क्या है, ये सारा डेटा हमको चाहिए, ठीक है। और ये सारा का सारा डेटा आपको सरकार को देना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर को 9 महीने के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही साल खत्म होता है उसके 9 महीने के अंदर आपको ये सारा का सारा डेटा सरकार को देना पड़ेगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, प्लीज बताइए। जोश नहीं दिख रहा है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है मेरे को, जाऊं क्या मैं, हाँ जाऊं, जाता हूं मैं, पढ़ लो खुद से।
पढ़ लोगे? बताइए। चलो ठीक है। अब जो अगला अमेंडमेंट है ना, ये मार्क कर लेना, ये बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होने वाला है ये। इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके नवंबर 23 एग्जाम में लाजमी है, आना ही है, आना ही है। क्या अमेंडमेंट है सर? एक सेक्शन पढ़ा था हमने टीडीएस का, अगर आपको याद है बाय एनी चांस, ठीक है, याद नहीं रहेगा वैसे, आपको याद नहीं रहता है कुछ लाइफ में, ठीक है, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। टीडीएस में एक सेक्शन पढ़ा था, मैं आपको बताता हूं। अरे भाई आज एल्डाइन पर मई 24 वालों का लेक्चर नहीं है, आज मेरे प्यारे नवंबर 23 वालों का अमेंडमेंट लेक्चर है बेटा। क्या पूछते रहते हो एक ही चीज, ठीक है, मत पूछो। अब टीडीएस में एक सेक्शन पढ़ा था, इधर देखो बोर्ड पे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 194R मैंने बोला भी था, देखो इस पे एक नोटिफिकेशन है, मैं बाद में कराऊंगा, बोला था कि नहीं बोला था? देखो मैंने लिख के रखा हूं, प्रूफ दिख रहा है आपको। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत बारीकी से सुन लेना इसको। क्या बोलता है ये पूरा का पूरा सेक्शन, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं पहले डिटेल में, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था बट इतना ज्यादा इस पे हमने बात नहीं किया था, तो आज इस पे हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। और इस पे एक लंबा नोटिफिकेशन डाला है सीबीडीटी ने। सेक्शन 194R क्या बोलता है? यहां पर एक बंदा है मिस्टर ए, यहां पर एक बंदा है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या देता है पता है? बेनिफिट देता है या परक्विजिट देता है। क्यों देता है? इन बिजनेस और प्रोफेशन, इन बिजनेस एंड प्रोफेशन देता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर मिस्टर बी रेजिडेंट है, मिस्टर बी क्या है? रेजिडेंट, और अगर आप रेजिडेंट लोगों को बेनिफिट और परक्विजिट देते हो, ठीक है, तो मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो ये जो बेनिफिट और परक्विजिट जो सामने वाले को दे रहे हो ना आप, उस पे भी अभी आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा 10%, ठीक है। बहुत बारीकी से सुनना। सर टीडीएस का थ्रेशोल्ड क्या है? टीडीएस का गवर्नमेंट ने कुछ थ्रेशोल्ड डाल के रखा है, थ्रेशोल्ड डालती है ना गवर्नमेंट हर जगह पर टीडीएस। तो 20,000 से ज्यादा होगा पर एनम तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस नहीं काटना है। ये गवर्नमेंट ने उसका थ्रेशोल्ड बना के रखा है, ठीक है। तो पूरे साल में कितना क्रॉस होना चाहिए? 20,000 रुपए क्रॉस होना चाहिए। तो 20,000 क्रॉस हो जाएगा तो टीडीएस काटना है, ठीक है। किसको काटना है? मिस्टर ए को काटना है, जो पेयर होगा, जो आपको बेनिफिट और परक्विजिट देने वाला है। और जो रेसिडेंट है वो कौन है? वो पेई है जो परक्विजिट और बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। आराम से सुनो। अब उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, अगर ये पेयर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ठीक है, तो उसको रिलैक्सेशन दिया है कि तू कब काटेगा? अगर लास्ट ईयर का तेरा बिजनेस का टर्नओवर, कौन सा टर्नओवर? बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या लास्ट ईयर का तेरा प्रोफेशन का टर्नओवर, कौन सा टर्नओवर? प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, तो ही काटेगा। छोटे इंडिविजुअल एचयूएफ को गवर्नमेंट ने यहां पर माफ कर दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, छोटे इंडिविजुअल एचयूएफ को गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल देता हूं, फिर एक आखिरी पॉइंट है कि भाई पेयर क्या करेगा? पेयर अगर मैं आपको कोई बेनिफिट देता हूं, कोई परक्विजिट देता हूं बिजनेस के अंदर, तो मैं आपका टीडीएस काटूंगा, ठीक है। कब काटूंगा? जब आप रेजिडेंट हो। कब काटूंगा? जब आपको मैं 20,000 रुपए के ऊपर का बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा हूं पूरे साल में। अच्छा, अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं तो फिर मुझे तब छोटे इंडिविजुअल एचयूएफ को यहां से बाहर निकाल दिया है। रेट क्या है? रेट 10% है। अब एक आखिरी सवाल यहां पर आता है कि अगर मैं आपको बेनिफिट और परक्विजिट काइंड में देता हूं, किस में देता हूं? काइंड में। मतलब मैंने आपको बेनिफिट और परक्विजिट कार में दे दिया, जैसे मैंने आपको क्लास में बोला था, आप नहीं, मुझे किसी ने बोला था आप में से
कि सर वो कार्तिक आर्यन को जो लैम्बोर्गिनी मिली है, कार मिली है प्रोड्यूसर से, सर उस पे भी टीडीएस कटेगा? यस कटेगा। तो लेकिन कार में से टीडीएस कैसे काटूंगा? क्या पहिए निकालूंगा, क्या दरवाजे निकालूंगा, क्या सनरूफ निकालूंगा? कैसे काटूंगा कार में से टीडीएस? कार में से टीडीएस नहीं काटना है आपको। कार के केस में आपको क्या करना है, सामने वाले को बोलना है पे टैक्स, टैक्स भरो, उसके बाद में मैं तुमको कार दूंगा, नहीं तो तब तक कार नहीं दूंगा। ठीक है, तो काइंड के केस में मैं टीडीएस नहीं काट सकता हूं। सामने वाले को बस इतना बोल सकता हूं कि आप टैक्स भर दो, फिर मैं आपको क्या देता हूं, आपका सामान आपके हवाले करता हूं। तब तक मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मैं आपको कुछ देने नहीं वाला हूं। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? प्लीज ये बताइए पहले। अब यही चीज लिखी गई है आपके इस प्रोविजन के अंदर। ठीक है, यहां पर कौन से प्रोविजन में सर? ये जो आपने सीए इंटर की बुक में पढ़ा था। ठीक है, यहां पर दिख रहा है आपको? जल्दी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत। तो यहां पर ये सारी चीजें लिखी है। अब इससे रिलेटेड सीबीडीटी ने एक लंबा नोटिफिकेशन लाया है, इतना लंबा लाया है कि सीए इंटर में तो पूरा रखा भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रखा है, थोड़ा बहुत ही रखा है, जिसके ऊपर सीबीडीटी ने सबसे पहले यहां पर पूरा का पूरा प्रोविजन डाल दिया। ये पूरा प्रोविजन है, यहां तक ये प्रोविजन है, और फिर यहां से इन्होंने कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन और आंसर के तौर पे उन्होंने क्या दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है। तो अभी अपने को एक एक करके चेक करना है सारे क्वेश्चंस के अंदर इशू क्या है, फिर सीबीडीटी ने उसको कैसा क्लैरिफाई किया है। बिलीव मी, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के वो लोग डाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोटिफिकेशन को इग्नोर नहीं करना। इस पूरे अमेंडमेंट में से अगर कुछ देखना है तो ये सबसे अच्छे से देख के जाना, ये नोटिफिकेशन। बाकी सारी चीजें हो सकता है शायद पूछ ले, शायद ना पूछे, बट ये नोटिफिकेशन 100% एग्जाम में आने वाली है। तो सबसे पहला सवाल ये क्या पूछ रहे, देखो यहां पर, इज इट नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और परक्विजिट्स नीड्स टू चेक if the amount is taxable under 28 before deducting tax under 194R? देखो ये क्या बोलना चाहता है, मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूं, तो जब मैं आपको परक्विजिट या बेनिफिट दे रहा हूं तो क्या मुझे ये चेक करना जरूरी है कि आपके हाथ में वो सेक्शन 28 में चार्जेबल है? गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो कौन से सेक्शन में चार्जेबल है। आप बस ये चेक करो कि भाई जो आप सामने वाले को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो, हर एक क्वेश्चन के बाद मैं सवाल पूछूंगा, थोड़ा टाइम लैग है मेरे पूछने में और YouTube तक पहुंचने में, तो उसकी वजह से 30 सेकंड्स का लैग आता है, लेकिन मैं वेट करूंगा। मेरा वेट करना बहुत जरूरी है, आप लोगों का कंफर्मेशन लेना। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, सीबीडीटी ये पूछ रही है, सीबीडीटी से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैं किसी को बेनिफिट दे रहा हूं, परक्विजिट दे रहा हूं, क्या मुझे ये चेक करना जरूरी है कि सामने वाले के हाथ में कौन से सेक्शन में टैक्सेबल है, 28 में टैक्सेबल है, या 41 में डीम्ड इनकम है, या कहीं और टैक्सेबल है? या सिर्फ मुझे इतना चेक करना है कि भाई मैं सामने वाले को बेनिफिट दे रहा हूं बिजनेस या प्रोफेशन में, तो मुझे टीडीएस काटना है? तो सीबीडीटी ने इसका आंसर दिया कि भाई दुनियादारी मत करो, ये सब चेक करते मत बैठो कि सामने वाले के हाथ में कहां टैक्सेबल है। जस्ट ये देखो क्या सामने वाले को आप बिजनेस में बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो क्या? अगर दे रहे हो तो टीडीएस काटना है। Is it clear? There is no further requirement to check whether the taxable in the hands of recipient or under which section it is taxable. Please confirmation दे दिए, इस पहले क्वेश्चन का आंसर समझ आया क्या? जल्दी बोलिए, मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, वो लैग है यूट्यूब में। आप लोग कमेंट करके बोलिए प्लीज। इज इट क्लियर सलोनी? इज इट क्लियर आकांक्षा? इज इट क्लियर प्रिंस, जानवी? ठीक है, ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल देखो क्या है, ये सेम टू सेम आने वाला एग्जाम में, लिख के ले लो मेरे से, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये। Is it necessary that the benefit or perquisite must be in kind for section 194 to operate? क्या 194 में टीडीएस काटने के लिए जो मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूं, जो मैं आपको परक्विजिट दे रहा हूं, क्या वो काइंड में होना जरूरी है क्या? सरकार ने बोला नहीं, काइंड में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, द बेनिफिट विल बी वेदर इन काइंड और कैश, इट डजंट मैटर, दोनों केस में आपको टीडीएस काटना है। कैश वाले केस में भी काटना है,
काइंड वाले केस में भी काटना है, और काइंड वाले में कैसा काटना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। काटना नहीं है, सामने वाले को बोलना है भर के आ। आर यू क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, आर यू क्लियर? तो तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरा सवाल, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194R व्हेन द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल असेट? बराबर से पढ़ना फिर से। आई होप एवरीबडी नोज कैपिटल असेट क्या होता है, ठीक है। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194R व्हेन द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल असेट? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सामने वाले को बेनिफिट जो दे रहे हो वो क्या फॉर्म में दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सामने वाले को कैश दे रहे हो तो भी टीडीएस काटना है, आप सामने वाले को गाड़ी दे रहे हो तो भी टीडीएस काटना है, आप सामने वाले को लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे हो तो भी टीडीएस काटना है। ये सब चेक करते मत बैठो कि सामने वाले के हाथ में वो कैपिटल असेट है कि नहीं है, कि कोई पर्सनल असेट है, कि कैपिटल असेट है, कि रॉ मटेरियल है, कि क्या है। जो भी है, अगर वो सामने वाले को बिजनेस में बेनिफिट दे रहे हो, बिजनेस में बेनिफिट या परक्यूसिट दे रहे हो और सामने वाला रेजिडेंट है, टीडीएस काटना पड़ेगा। एज स्टेटेड, एज इट हैज बीन स्टेटेड, पढ़ता हूं एक बार। In answer to question number 1, there is no requirement to check whether the perquisite or benefit is taxable in the hands of recipient and under the section under which it is taxable. ये सब मत चेक करते बैठो। बेनिफिट तुम दे रहे हो तो काटो टीडीएस। The asset given as benefit may be called as may be a capital asset in general sense, like car, land, etc. But in the hands of the recipient, it is a benefit or perquisite and has accordingly held to be taxable. आपको टीडीएस काटना है सारे केसेस में, ठीक है। ये आपका तीसरा सवाल, ठीक है। सवाल का नंबरिंग देखो, नंबरिंग में अब गड़बड़ होने वाली है। यह है सवाल नंबर 1, यह है सवाल नंबर 2, यह है सवाल नंबर 3 और यह है सवाल नंबर 4, जो इंस्टीट्यूट ने इधर नंबरिंग करना भूल गया। दिख रहा है आपको? बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इज इट क्लियर? अब चौथा वाला सवाल जो है वो बहुत अच्छा सवाल है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो मैं मिस्टर ए हूं, मैं बिजनेस करता हूं। ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला सवाल है। अब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होगा तो ऐसे सवाल पूछेंगे, इजी बनाना है तो 1 2 3 जैसे सवाल पूछेंगे। मैं बिजनेस करता हूं और मैंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है, ठीक है बेटा। अब मान लो बैंक ने ये जो लोन है, ये लोन मेरे लिए क्या कर दिया, वेव कर दिया, ठीक है। अब आराम से सोचना, प्रैक्टिकली सोचना। मैंने बैंक से लोन लिया, मैं बिजनेस करता हूं, बैंक से मैंने लोन लिया, ठीक है। मैं बिजनेस करता हूं, बैंक से मैंने लोन लिया। अब किसी कारण से बैंक, मेरे पास पैसा नहीं है तो बैंक ने मेरा ये लोन वेव कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ आप लोग, क्या बैंक ने मुझे बेनिफिट दिया कि नहीं दिया? बताओ, क्या ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं बैंक ने भी मुझे बेनिफिट दिया इनडायरेक्टली? ये पहले बताइए सब लोग, जल्दी से सोचो। उधर लिखो यस इट इज अ बेनिफिट और यहां लिखो यस इट इज नॉट अ बेनिफिट। बताइए, बैंक ने मुझे लोन दिया और वो लोन बाद में बैंक ने वेव कर दिया, तो ये एक बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ मेरे लिए? और वो भी बिजनेस में बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मैं बिजनेस लोन लिया था। बताइए प्लीज, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये डिस्कस करने लायक पॉइंट है। क्या लगता है आपको? बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं। कह तो सकते हैं ना, तो सवाल क्या उठेगा कि बैंक ने जितना आपको वेवर किया, क्या उस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा? यह सवाल उठा सीबीडीटी के सामने। यह सवाल बैंक्स ने पूछा, भाई हम अगर अपने कस्टमर का लोन वेव करते हैं तो हम भी तो एक किस्म का कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हैं, क्या हमें भी टीडीएस काटना है? तो देखो क्या बोलती है सीबीडीटी। अब इन सब में सीबीडीटी की सुननी पड़ेगी हमको। हमारे पास क्या ऑप्शन है? If a loan or settlement, if loan settlement or waiver bank is to be treated as a benefit of perquisite,
It would lead to hardship on the bank as the bank would need to incur additional cost of tax deduction in addition to the haircut that he has taken. Will section 194 apply in situation? देखो क्या बोलना चाह रहे बैंक लोग, बहुत बारीकी से सुनो, इस पर चर्चा करना पड़ेगा, आराम से सोचना और मुझे बताना। देखो बैंक ने कस्टमर को, बहुत बारीकी से सोचो, बैंक ने कस्टमर को 100 रुपए का लोन दे दिया, ठीक है। अब बैंक ने कस्टमर का 100 रुपए का लोन वेव कर दिया। अब अगर बैंक पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो कि 10% टीडीएस काटो, ठीक है, क्योंकि आपने सामने वाले को 100 रुपए का लोन देकर वेव किया, तो मुझे बताओ बैंक को क्या 10 रुपए का एडिशनल खर्चा नहीं हो जाएगा? खुद सोचो ना, मैंने आपको लोन दिया, अब वो लोन मैं माफ कर देता हूं, अब सरकार मुझे बोलती है कि तू 10 रुपया टीडीएस भर, तो मेरे लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं हो गया 10 रुपए का? बताइए। मेरे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया ना 10 रुपया, अब मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा ना वो टीडीएस। एक तो मैं एहसान कर रहा हूं सामने वाले पे 100 रुपए का माफ करके, और साथ साथ में मुझ पे 10 रुपए का और टीडीएस लगा रही है गवर्नमेंट। तो देखते क्या है, सीबीडीटी कुछ माए बाप हमें मदद कर रही है क्या यार, या हमारी बैंड बजाने के पीछे पड़ी हुई है? चलो देखते क्या करती है माए बाप। बैंक को अपनी जेब से खर्चा करना है भाई 10 रुपए एक्स्ट्रा, बराबर ना, क्योंकि कोई पेमेंट थोड़ी कर रही है बैंक, अब जो ऑलरेडी लोन दे दिया है वो माफ कर रही है। अब जब माफ कर रही है तब बोल रही है गवर्नमेंट टीडीएस काटो, टीडीएस भरो। देखते क्या बोलती है। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल लोन वेव्ड बाय द बैंक अंडर वन टाइम सेटलमेंट would constitute income falling under 28(4) relating to value of any benefit or perquisite arising from business and profession. However, it has been clarified by circular number that one-time settlement with the borrower or waiver of loan granted on reaching settlement with the borrower by the following would not subject to tax deduction. तो क्या कर दिया सीबीडीटी ने? अगर बैंक और कस्टमर वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं आपस में बैठ के एक दूसरे के सामने, तो सरकार ने बोला मत काटना टीडीएस, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन अगर आप लोन इन सब लोगों से लेते हो, तो इन सब लोगों से लोन लेते हो तो मत काटना, चेक कर लो। आर यू क्लियर? ये सब कौन है? ये सब अलग अलग किस्म की बैंक है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी होते हैं। यस, ये सब अलग अलग हाउसिंग कंपनीज होते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के बैंक्स है। इन सब से अगर आप लोन ले रहे हो, गौर से सुनो, और लोन लेने के बाद आप क्या कर रहे हो? वेव कर रहे हो, तो फिर वो बेनिफिट और परक्विजिट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बख्श दिया गवर्नमेंट ने। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी, इज एवरीवन क्लियर? अगला सवाल, यहां मिस्टर ए है, यहां मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेनिफिट दिया या परक्विजिट दिया, उस पर मिस्टर ए की जिम्मेदारी है टीडीएस काटना 10%। सवाल उठेगा वैल्यू कैसे निकालू? वैल्यू कैसे निकालू? किस वैल्यू पे टीडीएस काटू? स्पेशली जब मैं सामने वाले को काइंड में बेनिफिट दे रहा हूं, सामान दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई, दो तरीके से आप सामान दे सकते हो। पहला, अगर वो सामान आपने कहीं से परचेज किया है, ठीक है, से आपने सामने वाले को क्या दिया है? वॉच दिया इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट एंड परक्विजिट। तो मैंने आपको वॉच दिया, घड़ी दिया इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट एंड परक्विजिट। तो पहले देखो क्या आपने वो किसी से परचेज करके दिया है? हाँ, मैंने परचेज करके दिया है। कितने में परचेज किया है? 10,000 रुपए में परचेज किया है, तो 10,000 बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10,000 रुपीज। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैंने किसी से परचेज नहीं किया है, मैं तो खुद वॉच मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं खुद वॉच मैन्युफैक्चर करता हूं, और वही वॉच मैंने मिस्टर बी को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? बेनिफिट और परक्विजिट। तो उस केस में मुझे क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी जिस पर मैं टीडीएस काटूंगा? तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है जितना अपने कस्टमर को चार्ज करता है, कस्टमर को क्या प्राइस चार्ज करता है? कस्टमर को मैं 11,000 रुपए चार्ज करता हूं, ठीक है, तो 11,000 रुपए पे टीडीएस काटो, ठीक है। तो देखो वैल्यू कैसे निकालने का, आप अगर सामने वाले को जो दे रहे हो वो आपके पास कैसे आया पहले वो पता लगाओ। आप जो सामने वाले को दे रहे हो, अगर वो आपने किसी से खरीद के दिया है तो जो परचेस प्राइस है वो वैल्यू। अगर आप जो सामने वाले को दे रहे हो वो खुद बनाते हो और फिर खुद मैन्युफैक्चर करके दे रहे हो, तो जो भी आपकी क्या होगी?
कस्टमर को जो आप चार्ज करते हो एमआरपी एमआरपी जो भी प्राइस पे, वो आपकी बन जाएगी वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये आप रीड कर लो प्लीज कि कैसे कैलकुलेट होगा जल्दी से। How is the valuation of benefit of perquisite required to be carried out? Is it clear or not to everyone? ये पॉइंट क्लियर है सबको? बताओ कमेंट करके। The valuation would be based on fair market value of benefit of perquisite. लेकिन कैसे निकालो fair market value? The benefit of perquisite provider has purchased the benefit. Purchase किया है तो purchase price. Manufactures such item. खुद मैन्युफैक्चर करता है तो प्राइस दैट इट चार्जेस टू इट्स कस्टमर फॉर सच आइटम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, जब मैं सामने वाले को घड़ी दे रहा हूं, ठीक है, उसकी प्राइस में उसका जीएसटी भी इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? अगर मैं एमआरपी ले लूंगा तो जीएसटी भी इंक्लूड होगा ना, परचेज प्राइस में भी जीएसटी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? अरे भाई मैंने कहीं से रोलेक्स खरीदा, आपको दिया, तो जीएसटी इंक्लूड होगा ना उसमें। तो जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस नहीं कटता, याद रखना, ये भूलना मत कभी भी, चेक करो। जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस नहीं काटोगे, नहीं काटोगे, नहीं काटोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है। इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आएगा कुछ ना कुछ टीडीएस के ऊपर, केयरफुल रहना प्लीज। बढ़ो आगे। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है से सैमसंग, ठीक है, सैमसंग एक कंपनी है। अब सैमसंग ने क्या किया, एक फोन दिया। एक फोन दिया किसको? एक यूट्यूबर को। यूट्यूबर कौन है? टेक्निकल गुरुजी। सुना है कि नहीं सुना है नाम टेक्निकल गुरुजी का? ठीक है, एक फोन दिया। तो क्या ये जो फोन सैमसंग ने टेक्निकल गुरुजी को दिया, क्या ये बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा? क्या इस पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है ना, गवर्नमेंट बोलती है वो डिपेंड करता है कि अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को फोन दिया और टेक्निकल गुरुजी ने वो फोन रख लिया, क्या किया, अपने पास ही रख लिया, तो काटो टीडीएस, क्योंकि ये बेनिफिट है फिर, ठीक है। लेकिन टेक्निकल गुरुजी ने अगर फोन लिया, उसका रिव्यू किया, उसका जो भी अनबॉक्सिंग किया और उसके बाद आपको वापस लौटा दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो फिर आपने उनको बेनिफिट नहीं दिया है कोई, वो आप अपने बेनिफिट के लिए वहां गए थे, आपने उनको बेनिफिट नहीं दिया, उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। तो यहां पर चेक करो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, और कंफर्मेशन दो नीचे। ऐसे मरियल लोगों की तरह मत बैठो लेक्चर में, आंसर करो। जल्दी बताओ। ठीक है, तो अगर क्या करता है, प्रोडक्ट इज रिटर्न्ड, देन इट इज नॉट परक्विजिट, नो टीडीएस। अगर प्रोडक्ट इज रिटेन्ड, टेक्निकल गुरुजी ने प्रोडक्ट रख लिया अपने पास, तो फिर 194R एप्लीकेबल होगा, 10% पे टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो आप क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ दिखेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना, इंस्टीट्यूट ने किया है, मैंने नहीं किया है, बट वो कुछ गलत नहीं है, मैं बताता हूं क्या है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने एंड में क्या लिखा है, यहां पर देखो, ये पढ़ो। बोला है भाई जितना सीए इंटर में रेलेवेंट है उतना ही पढ़ाएंगे, पूरा पूरा नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपके, इसलिए बीच के क्वेश्चंस गायब है। आर यू क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो बीच के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने गायब कर दी, बोली सी एंटर में रेलेवेंट नहीं हो, फाइनल में पढ़ लेना, ठीक है, अभी जरूरत नहीं हो सब चीज की। हाँ, तो आ जाओ मुद्दे पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको गिफ्ट काइंड में देता हूं, बेनिफिट काइंड में दिया, जैसे एक प्रोड्यूसर ने कार्तिक आर्यन को गाड़ी दिया, ठीक है, तो फिर उसका टीडीएस तो काटा नहीं जाएगा। उस केस में क्या करेगा प्रोड्यूसर,
इंश्योर करेगा कि कार्तिक आर्यन जाके टैक्स भर के आए। तो कैसे इंश्योर करेगा, कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कार्तिक आर्यन ने टैक्स भर दिया है? तो कार्तिक आर्यन को बोलने का टैक्स भर के लाके मुझे, प्रोड्यूसर को क्या दे, एक टैक्स की रिसीट दे, चलान दे, चलान। वो चलान देगा आपको, कौन देगा? सामने वाला आपको चलान देगा। वो चलान में देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करो कि टैक्स बराबर भरा है कि नहीं भरा है। एक बार भर दिया, उसके बाद आप क्या करो, सामने वाले को गाड़ी सबमिट कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही बोल रहा है, देखो 194R provides that if the benefit or perquisite is in kind or partly in kind and cash not sufficient to meet TDS, then the person responsible for providing such benefit or perquisite is required to ensure, आपकी जिम्मेदारी अब TDS काटना नहीं है, TDS कटा है कि नहीं, सामने वाले ने टैक्स भरा है कि नहीं, वो इंश्योर करना है। To ensure that the tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisite before releasing the benefit or perquisite. तो सवाल ये उठ रहा है, हाउ सच पर्सन बी सेटिस्फाइड दैट द टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड? मुझे कैसे पता चलेगा आपने भर दिया? तो मुझे आपसे चलान वलान लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां पर वही बोला है और कुछ नहीं बोला है, भाषण वही दिया है। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलिए, बोलिए ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ये भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बेनिफिट दिया, एक परक्विजिट दिया। क्या दिया सर? मान लो ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट मानना ही पड़ेगा क्योंकि सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। क्या दिया सर बेनिफिट और परक्विजिट के तौर पे? कार दिया, कार। तो मुझे बताओ, क्या ये सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल होगी? यस, टैक्सेबल होगी। क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? यस, टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194R एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि 194R बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर आप किसी को बेनिफिट या परक्विजिट देते हो, सामने वाले का सामने वाला रेजिडेंट है, तो आपको टीडीएस काटना है 10% एट द रेट ऑफ 194R। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कार इसके पास आ गई, अब कार ठहरी क्या? प्लांट एंड मशीनरी। अब ये बंदा भी बिजनेस कर रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या इस बंदे को आप इस कार के ऊपर क्या दोगे? डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में डेप्रीसिएशन मिलता है? सेक्शन 32 में दोगे कि नहीं दोगे? सही बात है ना। अगर मैं आपको कोई डेप्रीशिएबल असेट गिफ्ट करता हूं, मैं आपको बिल्डिंग गिफ्ट करता हूं, कार गिफ्ट करता हूं, एसी गिफ्ट करता हूं, कंप्यूटर गिफ्ट करता हूं, टेबल गिफ्ट करता हूं, कुर्सी गिफ्ट करता हूं, ये सारे फर्नीचर एक्सेट्रा, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब डेप्रीशिएबल असेट है ना। तो अगर मैं आपको ये सारी चीजें गिफ्ट करता हूं, मैं आपको बिजनेस में बेनिफिट देता हूं, परक्विजिट देता हूं, तो डेप्रीसिएशन सामने वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है, बताइए। तो लॉ ने बोला मिल जाएगा, क्या अभी देना ही पड़ेगा ना, और क्या, चेक करो। डीलर ए गिफ्ट्स कार टू डीलर बी एंड डिडक्टेड टैक्स ऑन दिस बेनिफिट अंडर 194R। डीलर बी यूज्ड दिस कार इन बिजनेस, अब जो सामने वाला है उस कार को बिजनेस में यूज करता है। Will he get deduction for depreciation in calculating his income under the head PGBP? And the answer is yes, मिलेगा। It has been clarified that once company A has deducted tax on gifting of car in accordance with 194R or released the car after B showed him payment of such benefit, and dealer B has included this benefit as his income in the income tax return, dealer B की income है ये, सामने वाले की income है, it would be deemed that actual cost of the car for the purpose of section 32 shall be the amount of benefit included by dealer as income in his return। तो जितना अमाउंट आपने इनकम दिखाया वही आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालना जरूरी होता है, और डीलर बी इस पर क्या क्लेम कर सकता है? डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। इज एवरीवन क्लियर? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। ठीक है, अब बोलोगे तो मैं बढ़ूंगा आगे, नहीं तो मैं जा रहा हूं सही में।
अगला क्वेश्चन क्या है जरा गौर से सुनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है ये जो क्वेश्चन सेक्शन है 194R, ठीक है, ये एप्लीकेबल कब से पता है? ये इस साल आया है, फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है ये पहले नहीं था। ये कब से आया सर? 1 जुलाई 2022 से आया है भाई, ये इससे पहले नहीं था। ये कब आया? 1 जुलाई 2022। अब सवाल ये उठ रहा है कि एग्जाम्पल 1, मैं मिस्टर ए हूं, ये बाद में आप फोटो ले लेना इसका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं मिस्टर बी को बेनिफिट दे रहा हूं, ठीक है। कितने का बेनिफिट दे रहा हूं? पहले 15,000 रुपए का बेनिफिट दिया अप्रैल में 2022। क्या टीडीएस काटूंगा? टीडीएस नहीं कटेगा। और फिर मैंने 25,000 रुपए का बेनिफिट दिया कभी? जुलाई में, ठीक है। या 25 नहीं, मैं 15,000 रुपए का वापस से देता हूं। जस्ट अ सेकेंड, कहां गया यार ये? अरे भाई जो मैं अभी करा रहा था वो कहां गया? ये है ना, हाँ। थोड़ा सा मैं अमाउंट बदल रहा हूं। तो मैंने 15,000 रुपए का और एक पेमेंट किया कभी? जुलाई में 2022। अब सवाल यहां पर क्या उठ रहा है देखो, सीबीडीटी के सामने बहुत बारीकी से इस पे क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम में। इस सेक्शन का एक थ्रेशोल्ड है। क्या थ्रेशोल्ड है? 20,000 रुपए। पूरे साल में 20,000 क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। अब लॉ बोलता है पूरे साल में 20,000 क्रॉस होना चाहिए। तो जब 20,000 काउंट करूंगा तो क्या मैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक का जो मैंने पेमेंट किया, क्या वो भी काउंट करूं? शुड आई काउंट दिस ऑल्सो? शुड आई काउंट दिस पीरियड ऑल्सो? सुन लो अच्छे से, हाँ। तो गवर्नमेंट ने बोला यस, आप थ्रेशोल्ड निकालने के लिए उस पीरियड में जो पेमेंट किया है वो भी, टीडीएस मत काटो इस पर टीडीएस मत काटो, लेकिन थ्रेशोल्ड पता लगाने के लिए आप वो भी काउंट करो। तो मुझे बताओ, इस पीरियड में मतलब जून तक जो पेमेंट किया वो भी काउंट करना है थ्रेशोल्ड पता लगाने के लिए। सिर्फ टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, टीडीएस सिर्फ उसी अमाउंट पे कटेगा जो 1 जुलाई के बाद पे हुआ है। तो मुझे बताओ उस हिसाब से इसकी थ्रेशोल्ड कितनी होगी? थ्रेशोल्ड के लिए पूरे साल का पेमेंट काउंट करने का है, थ्रेशोल्ड 30,000 हो गई, क्लियर। बट टीडीएस आप कितने पे काटोगे? टीडीएस आप सिर्फ उतने पे काटो जितना पेमेंट कब हुआ? जुलाई के बाद हुआ। तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% विल बी डिडक्टेड ऑन हाउ मच अमाउंट? 15,000 रुपीज। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? प्लीज टेल मी, प्लीज बोलो बेटा। एक और एग्जांपल दूंगा मैं इस पे, पहले ये समझ आया क्या? बोलो। बोलिए प्लीज। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल देता हूं, इसको आप बाद में फोटो ले लेना बेटा याद से। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी। यहां पर मिस्टर ए है, यहां मिस्टर बी है, ठीक है। इसने इसको बेनिफिट दिया। पॉइंट नंबर 1, पहले मैंने 10,000 रुपए का पेमेंट किया अप्रैल में 2022। फिर मैंने 10,000 रुपए का पेमेंट किया जून में 2022। फिर मैंने 15,000 रुपए का पेमेंट किया जुलाई में, ठीक है, 2022। मुझे बताओ थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, ये पता लगाने के लिए आप क्या क्या काउंट करोगे? हाँ, अप्रैल भी काउंट करोगे, मई भी काउंट करोगे अगर मई में है तो, जून भी काउंट करोगे और जुलाई भी काउंट करोगे, क्लियर। थ्रेशोल्ड काउंट करने के लिए पूरे साल का लिमिट चेक करने का, तो पूरे साल का लिमिट तो यहां पर क्रॉस हो जाता है, 45,000 हो गया, तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। अब टीडीएस जब काटने की बारी आएगी, ठीक है, तो टीडीएस तो 1 जुलाई के बाद के पेमेंट पे ही कटेगा।
तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, इस पर भी नहीं कटेगा, और इस पर एट द रेट ऑफ 10% कितने पे कट जाएगा ऑन, बताइए 15,000 रुपीज। ठीक है, ये 35 है, 45 नहीं है, सॉरी। इज एवरीवन क्लियर? प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो। तो थ्रेशोल्ड पता लगाने के लिए आपको 1 अप्रैल से जो पेमेंट हुआ है सब काउंट करना है, लेकिन टीडीएस आप सिर्फ और सिर्फ जो जुलाई से पेमेंट हो रहा है उस पर कटेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट? इसका फोटो ले लो जल्दी से सब लोग। इसका भी फोटो ले लो एग्जाम्पल 2 का। ठीक है, हाँ अब सुनो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट, बीच बीच में से क्वेश्चन डाला इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको नहीं रखे उन्होंने सिलेबस में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी 10 के बाद डायरेक्ट 12 और ये आखिरी क्वेश्चन है। अभी 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर देखो। एक कंपनी आपको बोनस शेयर्स दे रही है, ठीक है, या एक कंपनी आपको राइट शेयर्स दे रही है, ये भी एक बेनिफिट है कि नहीं, बताइए। कंपनी आपको शेयर्स दे रही है यार फ्री में, या सस्ते में शेयर्स दे रही है, राइट शेयर सस्ते में देती है ना, तो बेनिफिट है कि नहीं आपके लिए? एक है सर, तो इस पे टीडीएस काटेगी क्या कंपनी? चलो देखते क्या क्या सोचते हैं लोग। देखो दुनिया कहां से कहां चली गई है और हम लोग बस उसी पे बैठे हैं, कितना सोच रहे लोग। चलो देखते हैं। Whether issuance of bonus or right share is a benefit or perquisite if issued by company in which public are substantially interested. Public are substantially interested मतलब कौन सी कंपनी होती है सर? लिस्टेड कंपनी में पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है, और मैंने आपको बोला था जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है वो है अनलिस्टेड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी। Whether tax is required to be deducted under 194R, क्या बोनस शेयर्स राइट शेयर्स पे टीडीएस कटेगा? चलो देखते हैं क्या बोलती है गवर्नमेंट। In case of bonus shares which are issued to all shareholders by a company in which public are substantially interested, it has been represented that this does not result in any benefit to the shareholder. ये कोई shareholder को benefit नहीं है। क्यों सर? अगर आप बोनस शेयर्स की अकाउंटिंग की आपने, बताओ मुझे पहले। अरे बोनस शेयर्स की अकाउंटिंग की है सी एंटर में, उससे आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। कि ये बोनस शेयर्स की अकाउंटिंग की है ना, तो मुझे बताओ बोनस शेयर्स क्या कोई बेनिफिट है शेयर होल्डर के लिए? हाँ, कुछ नहीं। तुम्हारे रिजर्व में से निकाल के तुम कोई शेयर्स इशू करते हैं, तुम्हारा रिजर्व कम हो जाता है और फिर बोनस शेयर इशू होता है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है तुम्हें। तो वही बोल रही है यहां पर गवर्नमेंट भी, इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी बेनिफिट टू द शेयर होल्डर एज द ओवरऑल वैल्यू एंड द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डिंग डज नॉट चेंज। ओवरऑल वैल्यू आपका उतना ही रहता है, कोई शेयर का बेनिफिट नहीं है। फर्दर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज आल्सो निल। कैपिटल गेन्स में पता है जब आप बेचते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निल होता है ना, यस और नो? जब आपको बोनस शेयर्स मिलता है कंपनी से बेचते हो तो कॉस्ट क्या होता है? निल लेना होता है ना। क्या बेनिफिट है फिर? कोई बेनिफिट नहीं है इनकम टैक्स में आपको। देयरफॉर बोनस शेयर्स पे कॉस्ट, बोनस शेयर्स इज नॉट अ बेनिफिट। सेकंड, सिमिलर रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड सीकिंग क्लैरिटी ऑन इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स पे क्या होगा, चलो देखते हैं। It has been clarified by circular blah blah blah, जो भी नंबर है वो नंबर याद करते मत बैठना, that the tax under 194R is not required to be deducted on issue of bonus shares or right shares by the company in which public are substantially interested, where the bonus shares are issued to all shareholders or the right shares are offered to all shareholders by the company as the case may be। तो moral of the story, ना ही बोनस शेयर्स पे आपको टीडीएस काटना है और ना ही आपको व्हाट राइट शेयर्स पे टीडीएस काटना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सारी चीज। तो फिर टीडीएस का मतलब ये नहीं है कि आप सबको परेशान करते बैठो, कॉम्प्लिकेटेड इतना कॉम्प्लिकेट कर दो कि लोग परेशान हो जाए उससे, नहीं नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी गवर्नमेंट ने इस आखिरी क्वेश्चन में बोला
बोनस शेयर्स पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, राइट शेयर्स पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस रिकैप करवा देता हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बेटा कि सामने वाले को जो बेनिफिट दे रहे हो तो क्या वो चेक करोगे कि 28(4) में टैक्सेबल है या कहां टैक्सेबल है, वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है टीडीएस काटने के पहले। सामने वाले को जो बेनिफिट काइंड में दे रहे हो तो क्या सिर्फ उस पे टीडीएस कटेगा कि कैश में भी कटेगा, काइंड में बेनिफिट दे रहे हो या कैश में दे रहे हो, दोनों पे कटेगा। नेक्स्ट, सामने वाले को जो बेनिफिट दे रहे हो अगर वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में दे रहे हो, लैंड दे रहे हो, बिल्डिंग दे रहे हो, प्लांट दे रहे हो, मशीनरी दे रहे हो, कार दे रहे हो, तो क्या उस पे भी टीडीएस कटेगा? यस, उस पे भी टीडीएस कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब बैंक आपका लोन वेव करती है तो बैंक आपका अगर लोन वेव कर रही है, वन टाइम सेटलमेंट में लोन वेव कर रही है, तो क्या बैंक उस पे भी टीडीएस काटेगी? बैंक नहीं काटेगी, उनको रिलैक्सेशन दे दिया है। नेक्स्ट, जब आप किसी को काइंड में कुछ देते हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर खरीद के दिया तो परचेज प्राइस पे टीडीएस काटोगे, और मैन्युफैक्चर करके दिया तो कस्टमर को जो प्राइस पे बेचते हो उस पे टीडीएस काटोगे, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुछ दे रहे हो तो टीडीएस कैसे काटोगे? अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिया और उसने वापस कर दिया तो टीडीएस नहीं काटोगे, उसने रख लिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर सामने वाले को आप काइंड में कुछ दे रहे हो तो टैक्स तो आप काटोगे नहीं, आप सिर्फ इंश्योर करोगे सामने वाला भर देना चाहिए। तो कैसे इंश्योर करोगे? सामने वाले को बोलने का जाके चालान वालान लेके आ, तब मुझे पता चलेगा कि तूने टैक्स काटा है कि नहीं काटा है, तब मैं तेरे को वो बेनिफिट दूंगा, तब तक बेनिफिट नहीं देने वाला हूं। नेक्स्ट, अगर मैं एक कार आपको गिफ्ट देता हूं और वो कार आप क्या करते हो, उस पर मैंने टीडीएस काट दिया क्योंकि मैंने आपको बेनिफिट और परक्विजिट दिया, और वो कार आप बिजनेस में यूज करते हो, प्रोफेशन में, तो क्या आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस मिलेगा। थ्रेशोल्ड निकालने के लिए पूरा 1 अप्रैल से डेटा लेने का, ठीक है, और चेक करने का 20,000 क्रॉस होता है कि नहीं होता है। लेकिन टीडीएस काटते समय आपको सिर्फ और सिर्फ जुलाई से जो पेमेंट हो रहा है बस उसी पे टीडीएस काटोगे, पूरे पे नहीं काटोगे। आखिर में बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स पे टीडीएस आपको नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है। ये भाषण यहां पर दिया गया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेक कर लो एक बार। अब अगला अमेंडमेंट कहां पर आया है? टीसीएस में आया है, ठीक है। टीसीएस में एक सीबीडीटी का छोटा सा नोटिफिकेशन आया, वो बताता हूं। आप सबको पता है कि 206C(1G) करके एक सेक्शन था जिसके अंदर क्या होता था, यहां पर एक ऑथोराइज डीलर है, ठीक है, ऑथोराइज डीलर है, आप उसको पैसा देते हो इंडिया के बाहर रेमिट करने के लिए, याद आता है? तो वो आपका टीसीएस कलेक्ट करता है 5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपीस। याद आता है कि नहीं याद आता है? जल्दी बोलो। अगर इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो तो टीसीएस कलेक्ट होगा, वो आपसे टीसीएस लेगा कितना? 5%। कितने अमाउंट पे? 7 लाख के ऊपर। अगर 10 लाख भेजते हो तो 3 लाख पर लेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं लेगा। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अब उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने यहां पर, ठीक है। किसको? असेसी, कुछ असेसीज को। जरा ध्यान से देखना, जरा मैंने क्लास में भी बोला था कुछ रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने, बोर्ड पे देखना जरा। Tax is deductible under 206C(1G). Authorized dealer who receives an amount under LRS, LRS का फुल फॉर्म था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ठीक है, ऑफ आरबीआई फॉर ओवरसीज रेमिटेंस ऑफ बायर, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला है हम कुछ लोगों को क्या करेंगे, माफ कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपकी बुक के अंदर ये आपका सेक्शन है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका सेक्शन है और गवर्नमेंट ने बोला है कुछ लोगों को हम माफ कर देंगे। देखो यहां पर मैं उसको ग्रीन कलर कर देता हूं, अदर नोटिफाइड पर्सन, दिख रहा है आपको? द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। दिखता है? तो गवर्नमेंट ने बोला हम नोटिफाई कर सकते हैं कुछ लोगों को, बस वहीं पर यहां पर भी वही लिखा है, 206C(1G) वुड नॉट अप्लाई इफ द बायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वही जो अभी बताया अपनी बुक में से, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला और कोई बंदा जिसको हम नोटिफाई करेंगे उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो किसको नोटिफाई किया, बस वही पता लगाना है। नोटिफाई किया है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 17 अगस्त को नोटिफाई किया किसी को, तो
notified that 206C1G would not be applicable to a person being a buyer who is non-resident. अगर buyer non-resident है प्लस उसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था, ब्रांच को बोलते हैं परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अगर बायर कौन है, बायर अगर नॉन रेजिडेंट है प्लस उसका इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है तो उसको यहां पर टीसीएस नहीं लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। सेना, अरे टेल मी। तो ये है आपका प्रोविजन ऑफ व्हाट 206C1G। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन ये कभी छोटे अमेंडमेंट एग्जाम में कहां कोने में डाल के पूछ लेंगे पता नहीं चलेगा आपको। तो यहां पर अगर बायर नॉन रेजिडेंट है और बायर का इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं है उसका, तो उससे आप टीसीएस नहीं लोगे अगर वो पैसा बाहर भिजवाता भी है तो, ठीक है। अब यहां पर पैन से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर से रिलेटेड कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। तो मैं आपको बताता हूं परमानेंट अकाउंट नंबर से क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं इससे रिलेटेड, एक एक करके बता रहा हूं, बोर्ड पे जरा बारीकी से देखना। परमानेंट अकाउंट नंबर का क्या सीन है सर? 139A बोलता है, ये आपने अगर लास्ट चैप्टर देखा है तो आपको समझ आएगा, रिटर्न ऑफ इनकम वाला, प्लीज, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर पहले देखो। 139A requires certain person who have not been allotted a permanent account number to apply to the assessing officer within specified time for allotment of PAN। तो 139A बताता है बहुत सारे लोग हैं जिनको पैन लेना मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है उनको पैन लेना। कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको पैन लेना मैंडेटरी है, ठीक है। तो फॉर वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस एवरी पर्सन who has not been allotted PAN and intends to enter into such transaction as prescribed by CBDT is also required to apply to assessing officer for allotment of PAN। तो ठीक है, अब बराबर से सुनो, ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस नोटिफिकेशन को लाने का। गवर्नमेंट बोलती है कि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप ये करते हो, अगर आप से गाड़ी खरीदते हो, अगर आप घर खरीदते हो, अगर आप ये करते हो वो करते हो तो आपको पैन लेना जरूरी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं कब कब पैन लेना जरूरी है। मैं अगर आखिरी चैप्टर में जाऊं तो यहां पर कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको पैन लेना मैंडेटरी है। दिख रहा है आपको? मैंडेटरीली आपको पैन अप्लाई करना है कि कब, अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो पैन लेना जरूरी है, अगर आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो पैन लेना जरूर। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पैन लेना मैंडेटरी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उसमें कुछ और एडिशन किया है, कुछ और लोगों को बोला है आपको मैंडेटरीली पैन लेना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा है उनके अलावा कुछ और लोग हैं, तो देखिए हम लोग उनके अलावा कौन कौन है वो लोग जिनको पैन लेना मैंडेटरी है। शैल वी सी बेटा, बोलो ना प्लीज। एमसीक्यू में पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है यार। बताइए जल्दी बोलो, चलो अरे जल्दी बोलो। देखे किन किन को और पैन लेना मैंडेटरी है, चलो देखते हैं। जो भी बंदा कैश डिपॉजिट करना चाहता है बैंक के अंदर या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर, अगर मैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक में पूरे साल में 20 लाख रुपया या उससे ज्यादा डिपॉजिट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे पैन लेना मैंडेटरी है। कब तक लेना पड़ेगा? एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू डिपॉजिट ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट। जब भी मेरा 20 लाख से ज्यादा मैं डिपॉजिट करने की इच्छा रखता हूं, उसके 1 हफ्ते पहले, 7 दिन पहले मुझे पैन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इज एवरीवन क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट? तो मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आगे समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं या कोई भी हूं, एवरी पर्सन, अगर मैं बैंक में जाकर 20 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करने की इच्छा रखता हूं, 20 लाख या उससे ज्यादा, 20 लाख एग्जैक्ट या उससे ज्यादा, तो मुझे पैन लेना पड़ेगा। कब तक लेना पड़ेगा? जब भी डिपॉजिट करने की इच्छा रखता हूं, अगले महीने रखता हूं, अगले महीने मुझे 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करना है, तो उससे 7 दिन पहले आपको पैन के लिए अप्लाई कर देना है। आर यू क्लियर? सिमिलरली जो भी बंदा इंटेंड करता है विड्रॉ करने का, सेम चीज, 20 लाख या उससे ज्यादा विड्रॉ करना चाहता है बैंक से, उसके लिए भी 7 दिन पहले पैन लेना जरूरी है, नहीं तो बैंक तो पैसा ही नहीं देने वाला है, भगाओ भगाओ यहां से।
तो अगर मैं 20 लाख या उससे ज्यादा बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूं, कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूं, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना चाहता हूं या विड्रॉ करना चाहता हूं, दोनों केस में मुझे एटलीस्ट 7 डेज पहले जाकर क्या करना पड़ेगा, पैन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब तीसरा चीज, अगर आप बैंक में जाकर या कोऑपरेटिव बैंक में जाकर या पोस्ट ऑफिस में जाकर एक करंट अकाउंट खुलवाते हो, करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेस वाले खुलवाते हैं, बिजनेस। सैलरी वाले सेविंग अकाउंट खुलाएंगे, बिजनेस वाले करंट अकाउंट खुलाएंगे, या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलाते हैं, ये भी बिजनेस वाले अकाउंट खुलाते हैं, बिजनेस वाले। तो करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बिजनेस वालों के लिए होता है, वो सैलरी वालों के लिए नहीं होता है। तो अगर आप बैंक में जाकर क्या खुलवाते हो, करंट अकाउंट खुलवाते हो या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम अकाउंट खुलवाने के 7 दिन पहले जाकर पैन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। पहले पैन के लिए एप्लीकेशन दो, फिर अकाउंट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ठीक है, पहले पैन के लिए एप्लीकेशन दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए प्लीज। इज इट क्लियर? किसी ने कुछ डाउट पूछा है? हेलो सर, मुझे आपसे पूछना था कि कोई भी चेंजेस अगर आईटी लॉ में जो अमेंडमेंट आते हैं उन्हें हम कैसे पढ़ सकते हैं खुद से? जैसे हम फाइनेंस एक्ट 22 पढ़कर निकल जाएंगे, फिर कल फाइनेंस एक्ट 23 के चेंजेस कैसे पता करें? कैसे पता करें बेटा? टाइम के साथ आपको आ जाएगा, थोड़ा एक्सपर्टीज लाने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अब आप सीए इंटर के नॉलेज के बेसिस पर आप एक पूरे के पूरे फाइनेंस एक्ट को आप वो नहीं कर सकते हो, एनालाइज नहीं कर पाओगे। इतना नॉलेज अभी आपको सीए इंटर में आया नहीं है, उसके लिए आपको समय जाएगा। हाँ, सीए फाइनल जब आपका हो जाएगा, पूरा आर्टिकलशिप हो जाएगी, उसके बाद आप कोई भी बजट उठाओ, आप उसका अमेंडमेंट समझ सकते हो। प्लस बहुत सारी किताबें भी आती है मार्केट में, जैसे टैक्समैन वैक्समैन पब्लिकेशंस की किताबें आती है, वो किताबों के अंदर आपको एक एक अमेंडमेंट का वो लोग एनालिसिस करके देते हैं, वहां से आप पढ़ोगे तो सोनम आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ो आगे, बढ़ रहा हूं आगे मैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप जाने दो वो सब, फिलहाल अभी आप एग्जाम का सोचो, बाकी आगे की कहानी में हूं ना। कहीं नहीं समझ में आया ना, कहीं नहीं इंटरप्रेट हो पा रहा है, तो हर साल मैं एक वीडियो डालता हूं, वो देख लेना बस। तो आपको हर साल डालता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक डालूंगा, मर जाऊंगा उसके बाद किसी और का देख लेना। ठीक है, तो जब तक जिंदा हूं तब तक डालूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो उसमें से देख के एनालिसिस कर लेना अगर नहीं कर पाते हो तो, लेकिन आप खुद कर लोगे अगर नॉलेज आ जाएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन। अब इसका मतलब क्या है? कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार बाय सर्टेन पर्संस। इधर देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट बोलती है अगर आप ये ट्रांजैक्शंस करते हो ना, ये यहां जो लिखे गए ये ट्रांजैक्शंस करते हो ना, जो भी इधर लिखा है, ठीक है, मैं पढ़ता हूं अभी क्या लिखा है उधर, जो भी इधर लिखा है, अगर वो ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन या आधार कोड करना मैंडेटरी। आपको आधार और पैन उसमें लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और मेंशन करके जिसको दे रहे हो उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं बैंक में जाता हूं, 20 लाख रुपया या उससे ज्यादा डिपॉजिट करता हूं बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, तो डिपॉजिट करने के लिए कोई डिपॉजिट स्लिप भी भरूंगा कि नहीं भरूंगा? बताइए, बताइए। डिपॉजिट स्लिप भरना पड़ेगा ना एक इंसान को, तो उस डिपॉजिट स्लिप में मुझे अपना पैन या आधार कोड करना पड़ेगा, और सामने जिसको मैं दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, पोस्ट मास्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस वालों को, उनको वो वेरीफाई करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अमेंडमेंट? तो जो भर रहा है उसको कोड करना पड़ेगा, और जिसको दे रहे हो उसको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि जेन्युइन है कि नहीं है। कुछ भी डाल दिया नंबर, कुछ भी नंबर डाल दोगे, नहीं तो आप किसी का भी कुछ भी, ठीक है, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, कुछ भी नहीं डाल सकते हो। सिमिलरली पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉ करने के समय विड्रॉल स्लिप देनी पड़ेगी। ठीक है, तो विड्रॉल स्लिप के अंदर आप क्या करोगे? आप अपना पैन कोड करोगे, सामने वाला बंदा भी उसको वेरीफाई करेगा। सिमिलरली करंट अकाउंट खोलोगे तो करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलोगे, वो सेम 3 चीजें जो ऊपर थी। बैंक में जाकर करंट अकाउंट खोलोगे, बैंक में जाकर कैश क्रेडिट अकाउंट खोलोगे, तो बैंक को फॉर्म भर के देना पड़ेगा। बैंक ऐसी थोड़ी अकाउंट खुलवा देगी, एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना एक, उसके अंदर आपको पैन कोड करना पड़ेगा। सामने वाला पैन क्या करेगा? सामने वाला पैन को वेरीफाई करेगा। सामने वाला कौन है? ऑब्वियसली तीनों जगह पे सामने वाला बैंक है,
पोस्ट ऑफिस है और कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये कुछ लोगों को मना कर दिया है, अगर यही सारे काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंसुलर ऑफिस, मतलब ये एम्बेसी वाले लोग करते हैं, कौन, एम्बेसी वाले, तो इनके लिए ये सब चीज करना जरूरी नहीं है, चेक कर लो, नीचे मना कर दिया उनको। ठीक है, तो किसको मना कर दिया है, अगर यही सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं खाता खुलवा रही है, पैसा डिपॉजिट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट खाता खुलवा रही है, पैसा डिपॉजिट कर रही है, पैसा विड्रॉ कर रही है, या एम्बेसी वाले पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, खाता खुला रहे, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब नाटक एप्लीकेबल नहीं है, उनको कुछ भी कोड वोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां पर वही भाषण दिया गया है, एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन, प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन क्या है, ये है, is required to quote his PAN और आधार as the case may be in the documents pertaining to such transactions। तो जो भी ये प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन करता है उनको अपना पैन और आधार क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। सिमिलरली जो ये पर्सन रिसीव करता है ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसको भी एंश्योर करना पड़ेगा कि भाई पैन आधार उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। इज एवरीवन क्लियर, प्लीज टेल मी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नाउ एक आखिरी चीज है यहां पर जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, एंड दैट्स इट। यहां पर आपके सारे अमेंडमेंट्स खत्म हो गए, इसके बाद आपको कुछ और अलग से देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हमने क्लास में किया है वो फुल्ली अमेंडेड है, बस ये कुछ चीजें इंस्टीट्यूट ने अभी अभी पिछले महीने डाली है। ठीक है, जो मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या डालने वाले हैं। सीबीडीटी की वेबसाइट पे तो 500 सर्कुलर्स हैं, 500 नोटिफिकेशन है। अब सीए इंटर में क्या क्या कवर करेंगे क्या नहीं कवर करेंगे वो सिर्फ इंस्टीट्यूट ही बता सकती है। देखो ना, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने सारे पॉइंट्स नहीं कवर किए, इग्नोर कर दिया ना बीच में से कितने सारे पॉइंट्स। तो क्या इंटर का क्या लेवल तक कवर करना जरूरी है वो इंस्टीट्यूट ही बता पाएगी, इसलिए हम लोग पहले नहीं कर पाए ये चीजें। ठीक है, पहले अगर करते तो या तो ज्यादा हो जाता या कम हो जाता। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा मैं, पॉसिबल ही नहीं है, आज भी नहीं बता पाऊंगा फ्यूचर वाले अटेम्प्ट वालों के लिए। तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, मैंने आपको बोला था 1-8 घंटे का काम है, उससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। एक आखिरी चीज, ये आखिरी चीज बहुत अच्छे से सुन लो, बहुत गवर्नमेंट परेशान है लोगों से। 2017 से गवर्नमेंट एक चीज चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोल रही है कि भाई अपने पैन कार्ड और अपने आधार कार्ड को क्या कीजिए, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर क्या कीजिए, लिंक कीजिए, लिंक कीजिए। सुना है कि नहीं आपने ये चीज कि सरकार बोल रही है पैन और आधार लिंक कीजिए, पैन और आधार लिंक कीजिए। 17 से बोल रही है, 2017 गवर्नमेंट उसको हर साल बढ़ाती गई, 17 को 18 करी, बोली चलो 18 तक कर दो। फिर 18 के बाद गवर्नमेंट बोली चलो 19 तक कर दो। फिर गवर्नमेंट बोली चलो ठीक है 20 तक कर दो, चलो 2021 तक कर दो, चलो 2022 तक कर दो। अब गवर्नमेंट थक गई, बोली बहुत परेशान हो गए हम। अब गवर्नमेंट ने बोला 31 मार्च 2022 आखिरी डेट है। कौन सी आखिरी डेट है, 31 मार्च 2022 आखिरी डेट। अगर इसके बाद अगर आप लिंक करते हो जून तक, 30 जून 2022 तक, मतलब ये 3 महीने में अगर अब आते हो आप, तो अब आपको 500 रुपए की फी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या देनी पड़ेगी, फी अंडर सेक्शन 234H, 500 रुपए की फी देनी पड़ेगी। ठीक है, एसएससी बोलता है फिर भी मैं नालायक हूं, फिर भी नहीं करूंगा। अच्छा, अब 30 जून तक भी नहीं किया, तो अब 1 जुलाई के बाद से, 1 जुलाई 2022 या उसके बाद, अब अगर आपको लिंक करने आना है तो आपको 1000 रुपए की फी देनी पड़ेगी। ठीक है, 1000 रुपए की फी देनी पड़ेगी, सेक्शन 234H। एसएससी बोलता है फिर भी नहीं करूंगा मैं। तुम खुद सोचो ना, 500 और 1000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, बताइए ना। हाँ, एज अ फी और एज अ पेनाल्टी क्या बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल नहीं, छोटा अमाउंट है। 500-1000 रुपया तो भरने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने फिर सोची कि भाई ये 500 और 1000 रुपए से डराकर इनको कुछ होने नहीं वाला है, ये नहीं सुधरेंगे 500 और 1000 रुपए पे, ये 500-1000 रुपए से डरने नहीं वाले। ठीक है, इनको और कुछ डराते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया, तुमको डराने के रूल 114 है। पहले भी एक रूल था 114 है, उसको निकाला, एक नया डरावना रूल लाया और बोला सुनो, सबसे पहले अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया
तो सबसे पहले डेट फ्रॉम विच पैन बिकम इनऑपरेटिव, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव मतलब अब ये पैन आपका लॉजिकल नहीं है और अब आपको ये ऑपरेटिव बनाना है तो आपको पहले फी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ता हूं, वेयर अ पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन on 1st July 2017 and is required to intimate his Aadhaar number under 139AA has failed to intimate। तुम फेल हो रहे हो इंटीमेट करने के लिए, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सिंपल काम है, क्यों नहीं कर रहे हो? कर लो ना भाई। फेल टू इंटीमेट द सेम ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022, ये लास्ट डेट थी आपकी, बराबर ये लास्ट डेट थी, दिख रही है यहां पर, ये लास्ट डेट थी। अगर इस डेट तक अगर आप लिंक कर देते, आधार और पैन को लिंक करके इंटीमेट कर देते सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आपको कोई फी नहीं लगती। द पैन ऑफ सच पर्सन शैल बिकम इनऑपरेटिव। अब तुम्हारा पैन क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो इनऑपरेटिव, एसएससी बोलता है इनऑपरेटिव हो जाएगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, फाड़ के फेंक दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ऐसा, अब बताता हूं तुमको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। शैल बिकम इनऑपरेटिव एंड ही शैल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ फी अंडर 234H, रीड विद 114(5)(a। तो सर फी भरना है ना, वो तो मैंने भर दिया सर, 500,000 रुपए में मेरा क्या होने वाला है, मैं करोड़पति आदमी हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे डराओ मत, अब तक मैं डरा नहीं सर, नहीं डरा, तू नहीं डरा सर। तो अगर मैं लिंक नहीं करूंगा 31 मार्च 2022 तक तो पैन इनऑपरेटिव कर दोगे? हाँ इनऑपरेटिव कर दो सर, ठीक है। और क्या फी लगा दोगे? हाँ लगा देंगे, 500,000 रुपए की फी लगा देंगे। 500 अगर जून तक कर दिया तो 500, जून तक भी नहीं किया तो जुलाई से 1,000 रुपए की फी लगेगी तुझ पे। सर कौन सी बड़ी बात है सर, कौन डरता है ये सब तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से। गीदड़ भक्तियां मत दो मुझे, अगर देना है तो कोई असली धमकी दो, ठीक है। तो असली धमकी देते हम आपको, ठीक है। अच्छा तो अब असली धमकी भी चाहिए आपको, असली धमकी देते हम। पहले हम थोड़ा प्यार से और समझा देते, व्हेन एंड हाउ इनऑपरेटिव पैन कैन बिकम ऑपरेटिव। तो अब सरकार आपको बताती है, देख तेरा पैन तो इनऑपरेटिव हो गया, तूने टाइम पे लिंक नहीं किया, तो अब इसको वापस ऑपरेटिव बनाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? अरे भाई बोलता मेरे को इच्छा ही नहीं ऑपरेटिव बनाने की। ऑपरेटिव बनाने की इच्छा होती तो इनऑपरेटिव होने देता क्या? लेकिन फिर भी अगर इच्छा है तो सुन लेना यार, काहे के लिए लड़ रहा है गवर्नमेंट के साथ? इतनी ताकत है क्या तेरे में गवर्नमेंट के साथ लड़ने की? अरे बहुत ताकतवर हूं मैं, बताते तेरे को, रुक तू कितना ताकतवर है। गवर्नमेंट बोलती है पहले अच्छे से प्यार से बात कर ले, सुन ले जरा, क्या सुनना चाहते हो कि भाई अगर वापस से ऑपरेटिव बनाना चाहते हो क्या कर, अच्छा बता दो क्या करना पड़ेगा। वेयर द पर्सन हैज इंटीमेटेड हिज आधार आफ्टर 31 मार्च 2022, मतलब डेट के बाद इंटीमेट किया, आफ्टर पेमेंट ऑफ फी अंडर 234H, तो सबसे पहले तेरे को फी भरना पड़ेगा, ठीक है। 234H की फी भर दे, 500,000 रुपया। अच्छा फी भर दूंगा तो ऑपरेटिव हो जाएगा। His PAN would become operative within 30 days from the date of intimation of आधार नंबर। दूसरा काम देखो, फी भरने के साथ साथ आधार को इंटीमेट भी करना पड़ेगा, पैन आधार को लिंक करना पड़ेगा, तो तेरा पैन 30 दिन के अंदर ऑपरेटिव कर देंगे, ठीक है। अरे भाई मैं तो बड़ा नालायक एसएससी हूं, मैं तो चुनौती दे रहा हूं गवर्नमेंट को कि क्या करना है कर लो मेरा। गवर्नमेंट मुझसे प्यार से बात कर रही है, बोलती है अरे यार काहे को लड़ रहा है हमारे साथ, तकलीफ में आएगा। इनऑपरेटिव हो गया ना, गलती हो गई उसको सुधार। कैसे सुधारूं? पहले तो फी भर दे, भर दिया, उसके बाद लिंक कर दे, कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर तेरा पैन वापस ऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सुनना चाहता हूं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे, ठीक है। तो देखो फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। अब इतनी इच्छा है आपको देखने की जीवन में, तो देखो फिर। A person whose PAN has become inoperative, इनऑपरेटिव हो गया ना पैन, अब देख, shall be liable for further consequences for the period commencing from the date specified। कब से सर? From the date specified by the board till the date it becomes operative। ऑपरेटिव कैसे बनेगा बताओ, बताओ। फी भरना पड़ेगा, ऑपरेटिव ऐसे बनेगा ना, प्लस इंटीमेट करना पड़ेगा तो ऑपरेटिव बन जाएगा। अब बहुत बारीकी से सुनना, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अ पर्सन हुज पैन, वापस पढ़ रहा हूं, हैज बिकम इनऑपरेटिव शैल बी लायबल फॉर फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। फर्दर कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा आपको, क्या, कितने पीरियड के लिए कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा? फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। क्या डेट स्पेसिफाई की है बोर्ड ने? बोर्ड ने देखो यहां पर नेक्स्ट लाइन पे स्पेसिफाई की है, यहां पर 1 जुलाई 2023 के बाद से तेरी बैंड बजाएंगे। 1 जुलाई 2023 तक भी तुझे
1 जुलाई 2023 के पहले अगर पैन दे दिया तो फिर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं झेलेगा तू। लेकिन 1 जुलाई 2023 तक भी अगर तूने नहीं किया काम, तो 1 जुलाई 2023 से लेकर जब तक तू वापस से पैन को ऑपरेटिव नहीं बनाता है, मतलब जब तक फी भर के पैन लिंक नहीं करता है आधार से, उतने पीरियड के लिए तेरी बैंड बजा देंगे। सबसे पहले क्या देंगे, कैसी बैंड बजाएंगे, बजाओ। नहीं सुधरेंगे हम, सही बोले अससी सेइंग, नहीं सुधरेंगे। बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले मान लो 1 जुलाई 2023 तक भी उसने पैन नहीं दिया, उसने लिंक नहीं किया, तो अब सुन क्या होगा। रिफंड ऑफ एनी अमाउंट और टैक्स देयर ऑफ ड्यू अंडर द प्रोविजन शैल नॉट बी मेड। तो हो सकता है तेरा कोई पुराना रिफंड पेंडिंग है, वो नहीं मिलेगा, निकल चल। अब सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, बताओ, चलो जल्दी बताओ पहले, अब सुधरेगा कि नहीं। चलो, बहुत देर तक मैंने बोला, आपसे कुछ सवाल नहीं पूछा। अरे बताइए ना जरा जल्दी से। अब सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा ये नालायक एसएससी। अब उसको बाप को भी सुधरना पड़ेगा, ठीक है। 1 जुलाई तक का टाइम है तेरे पास 2023, उससे पहले इंटीमेट कर दे। नहीं किया तो जो रिफंड बचा हुआ है ना पहले का, नहीं देंगे जब तक तू इंटीमेट नहीं करता है, ठीक है। क्लियर। दूसरा, अब सुधरना पड़ेगा। Interest shall not be payable on such refund for the period beginning with the date specified, ending with the date on which PAN becomes operative. तो 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2023 से लेकर जब तक पैन वापस ऑपरेटिव नहीं होता है, ठीक है, उतने पीरियड का जो इंटरेस्ट मिलता है ना रिफंड पे, मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे। निकलो, ठीक है। अब सब पैन पहले ऑपरेटिव करा लो, उसके बाद मांगने आना। और उसके बाद भी अगर देखो आगे जाकर जब मैं पैन ऑपरेटिव कराऊंगा, से 4 महीने बाद मैंने पैन ऑपरेटिव कराया, तो तब तो रिफंड देंगे ना मुझे, तब तो देना पड़ेगा। हाँ देंगे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देंगे 4 महीने का, वो भूल जाना, वो गया तुम्हारे, पानी में चला गया, कुएं में गया इंटरेस्ट। तो सबसे पहले 1 जुलाई के बाद से आपका पहला कॉन्सिक्वेंस जीवन में क्या चालू होगा कि अगर कोई पुराना रिफंड है तो अगर वो चाहिए तो पहले पैन आधार लिंक करो और फी भरो। भर दिया, हाँ भर दिया। कितने महीने बाद गलती सुधारा, 4 महीने बाद। 4 महीने बाद रिफंड देंगे फिर, ठीक है। जब तक लिंक नहीं करते हो रिफंड नहीं देंगे। अच्छा, 4 महीने बाद जब रिफंड देंगे तो ये 4 महीने का इंटरेस्ट देंगे क्या, ये 4 महीने का इंटरेस्ट भूल जाओ आप, ठीक है। और क्या करेंगे, और भयानक चीज बताता हूं अभी क्या करेंगे। बोलू क्या, बोलो, मुझे बताओ। जनरली अगर आपको कोई पेमेंट करता है, गौर से सुनना, इसका आंसर सबको आना चाहिए। जनरली अगर आपको कोई पेमेंट करता है तो टीडीएस काटता है वो, ठीक है। अगर अगर सामने वाले पे लायबल है तो वो काटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पैन नहीं दोगे तो कितने पे काटता है बताओ टीडीएस, 20% पे ना। तो सपोज कोई आपको पेमेंट कर रहा है और अगर आप सामने वाले को पैन नहीं दे रहे हो तो 20% पे काटता है कि नहीं, 20% और एक्चुअल रेट विच एवर इज हायर। तो सुन, सुधरेगा तेरा बाप भी सुधरेगा शशि, ठीक है। टीडीएस भी काटेंगे वो हायर रेट के हिसाब से, जो 206AA में मेंशन्ड है 20%। अब सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, अब भागेगा कि नहीं फटाक से पैन और आधार को लिंक करने, बताइए। और टीसीएस भी अगर काटेगा तो हायर रेट पे काटेगा। टीसीएस में हायर रेट 5% है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं है टीसीएस में, यस और नो। टीसीएस में अगर कोई पैन नहीं देता है तो मैक्सिमम 5% है, उधर 20% नहीं है। सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे एसएससी, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्सिक्वेंसेस। पहला कॉन्सिक्वेंस, जब तक लिंक नहीं करवाते हो रिफंड नहीं देंगे। रिफंड जब देंगे तब भी उतने पीरियड का इंटरेस्ट तो भूल जाओ अभी। और जब तक लिंक नहीं कराते हो तब तक आपको जो भी पेमेंट करेगा वो हायर रेट पे टीडीएस काटेगा, क्योंकि कॉमन सेंस है। आप पैन कैसे दे सकते हो, किसी को दे सकते हो आप पैन, जब पैन इनऑपरेटिव हो गया तो कैसे दोगे आप। आपका जब पैन ही इनऑपरेटिव है तो आप कैसे दोगे सामने वाले को पैन। पैन वैलिड है क्या आपका आज की तारीख में, नहीं वैलिड है।
जाओ पहले वैलिड बनवा के आओ, जाओ फी भरो, पैन आधार लिंक करो, फिर आना। तो ये है आपका प्रोविजन, जबरदस्त प्रोविजन, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है। और यहां पर सिर्फ उन्होंने सीबीडीटी ने ऊपर का डेट मेंशन किया है और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और यहां बोला है भाई, यहां जो भी 1 जुलाई के बाद देगा उसको 1000 रुपए की फी तो लगेगी, वो तो लगनी है ना, वो तो कब से लगनी है 1000 रुपया भाई, 1000 रुपया तो यहीं से लगना शुरू हो गई थी। 30 जून के बाद जो भी इंटीमेट करेगा उसको 1000 रुपए की फी तो लगना ही है भाई, लेकिन 1 जुलाई तक तो कर लेना चाहिए। अभी चली गई 1 जुलाई, गई गई, ये बैंड बजाना शुरू कर दी गवर्नमेंट ने अब। अरे 1 जुलाई गई ना, वो समय निकल गया आपके हाथ से, अब पिछले महीने निकल गया ये समय, प्रैक्टिकल लाइफ में लास्ट डे था वो, अभी क्या है, जुलाई एंड होने आ गई अब तो ये सेक्शन आ चुका है लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ अमेंडमेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है आपको, बस जो है यही है बस, और आपकी किताब है जो फुल्ली अमेंडेड है एज पर द इनकम टैक्स लॉ, रेलेवेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम्स। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा इस अमेंडमेंट में, और जो लोग ये अमेंडमेंट नहीं देख पाए उनको बोलो देख लेना ईमानदारी से, ना तो तकलीफ में आ जाओगे जीवन में, ठीक है, क्योंकि सब आए नहीं है यहाँ पर, हो सकता है सबका लेक्चर्स देख के नहीं हुआ, कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा आगे का टारगेट क्या है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, अगले 3 महीने का टारगेट। अगले 3 महीने का टारगेट है, सबसे पहले मैं अगले 10 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं आपकी ऑनलाइन वाली, ठीक है, चैप्टर वाइज। ईमानदारी से इनकम टैक्स पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद मैं अभी आईसीआई के एमसीक्यूज डिस्कशन करने के लिए शुरू करने वाला हूं 10-15 दिन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पास्ट आरटीपीस, एमटीपीस और एग्जाम पेपर का मैं आपको एक रिवीजन वीडियो बना के देने वाला हूं, ताकि आपको क्या मिल जाए, एग्जाम के एक दिन पहले आप फटाफट उसका क्या कर सको, रिवाइज कर सको, ठीक है। इतनी चीजें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं, ठीक है बेटा। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय, ध्यान रखो सब लोग अपना।